हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और फटाफट खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 123वां दिन है, लेकिन इस गतिरोध का अब तक कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। एक तरफ जहां किसान अपनी मांगों को लेकर बॉर्डर पर डटे हैं, तो वहीं सरकार भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। इस बीच किसान नेता अपने आंदोलन को फिर से तेज करने और धार देने के लिए नई रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। धरने पर बैठे किसानों ने रविवार को होलिका दहन के मौके पर तीनों कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में किसानों ने मिलकर होली मनाई। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ प्रतियों का दहन किया और जमकर नारेबाजी की। उधर टीकरी बॉर्डर पर भी किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई, साथ ही होलिका के साथ नेताओं के पुतले भी दहन किए। इस दौरान किसानों ने कहा कि होलिका दहन के साथ सरकार के घमंड का भी दहन होगा। किसानों का कहना है कि कृषि कानूनों को रद्द करवाना कर ही रहेंगे, वो घर जाएंगे। इतना ही नहीं, किसान होली के बाद फाग, बैसाखी और दिवाली भी आंदोलन स्थल पर ही मनाएंगे। इस दौरान किसानों ने किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। पलवल में किसानों ने धरना स्थल पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर होली मनाई। इस मौके पर किसानों ने ऑर्गेनिक गुलाल और मिट्टी का तिलक लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। ब्रज की चौपाई के जरिए कलाकारों ने कृषि कानूनों का विरोध किया। किसान नेताओं ने कहा कि जब तक सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती, तब तक वो धरने पर ऐसे ही डटे रहेंगे। मौके पर कांग्रेस नेता करण दलाल ने किसानों पर भारत बंद के दौरान दर्ज किए गए मुकदमों की निंदा करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। चरखी दादरी के कितलाना टोल पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियों का फूंका। किसानों को ने इस कृषि कानूनों को अपने लिए डेथ वारंट बताया। इस मौके पर भी भारी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रही। किसानों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रोष जताते हुए काली होली मनाने का फैसला किया। किसानों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान 300 से ज्यादा किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीने से किसानों का आंदोलन जारी है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को यमुनानगर में नेशनल हाईवे गधोला मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। बाकियों के जिला अध्यक्ष संजू गुदियाना ने कहा कि हमारा आंदोलन जारी है, कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई है और जब तक ये कानून वापस नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हमारी घर वापसी नहीं होगी। तीनों कृषि कानूनों का पिछले 4 महीने से किसान विरोध कर रहे हैं। इस दौरान किसान कोई भी त्योहार नहीं मना रहे। रविवार को किसानों ने होली का त्योहार न मनाने का फैसला लिया। इस त्योहार को ब्लैक डे के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर किसानों ने 3 कृषि कानूनों की प्रतियां अभी जलाई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि वो किसी भी सूरत में तब तक कोई भी त्योहार नहीं मनाएंगे जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती। कृषि कानूनों के विरोध में कर रहे किसानों ने रविवार को तोशाम अनाज मंडी में होली के अवसर पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। उधर किसान कमल सिंह ने कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक किसान अपने संघर्ष को जारी रखेंगे और सरकार को झुकाकर ही मानेंगे। इसलिए होलिका के मौके पर कानूनों की प्रतियों का दहन किया गया। गोहाना के संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया। गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई। इस मौके पर विधायक जगबीर मलिक ने तीनों कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताया। साथ ही सरकार से इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग की। सोनीपत के ककरोई चौक पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत में कृषि कानून और बिजली बिलों की प्रतियां जलाई गई। ऑल इंडिया कांग्रेस खेत मजदूर संगठन के नेता ईश्वर राठी की अध्यक्षता में प्रतियां जलाई गई। इस दौरान किसान नेता ईश्वर राठी ने कहा कि जब तक सरकार 3 कानून वापस नहीं लेगी आंदोलन यूं ही जारी रहेगा।
पलवल में किसान नेताओं ने 26 मार्च को नेशनल हाईवे को करीब 4 घंटे के लिए जाम किया था। इस मामले में पुलिस ने 16 नामजद और 450 से 500 किसानों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया। सदर थाना प्रभारी आनंद कुमार ने कहा कि आरोपियों के आड़े तिरछे ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी कर हाईवे जाम करने की वजह से वाहन फंसे रहे, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं किसान नेता मूलचंद और इंद्रजीत कंडू का कहना है कि हाईवे जाम के दौरान आपातकालीन वाहन जैसे आर्मी गाड़ी, स्कूल बस, पुलिस गाड़ी, एम्बुलेंस और दमकल विभाग सहित किसी भी वाहन को जाम में फंसने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने रविवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दिल्ली स्थित अमित शाह के आवास पर मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि उनके और गृह मंत्री के बीच बढ़ते कोरोना मामले समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अमित शाह को प्रदेश के बजट, किसान आंदोलन और फसल खरीद की जानकारी दी। सीएम ने पंजाब में बीजेपी विधायक के साथ हुई घटना के जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब सरकार से इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी बताया कि आज की मुलाकात के संगठन के विषय में कोई बातचीत नहीं हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह भी बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अन्य वरिष्ठ लोग बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं। उनके वापस आने के बाद ही इन विषयों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने पंजाब में बीजेपी विधायक अरुण नारंग के साथ हुई मारपीट की घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए इस घटना के विरोध में 30 मार्च को प्रदेश में रोष दिवस मनाने का ऐलान किया। उन्होंने इस मामले में पंजाब सरकार से संज्ञान लेने की अपील करते हुए आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इलाहाबाद और कालका विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी और जेजेपी पूरी तरह से तैयार है। कालका के रामविलास शर्मा के चुनाव लड़ने के सवाल पर धनखड़ ने कहा कि कई लोगों ने चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी करेगी। प्रदेश में बीजेपी के संगठन विस्तार पर बोलते हुए धनखड़ ने कहा कि 6 अप्रैल से पहले बीजेपी हरियाणा के संगठन की तमाम नियुक्तियां हो जाएंगी। मेरी तरफ से पूरी सूची तैयार है, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अंतिम चर्चा होना बाकी है। उधर जनचेतना अध्यक्ष विनोद शर्मा ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को फेक न्यूज करार दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे या पार्टी आलाकमान से कोई मुलाकात विनोद शर्मा की नहीं हुई। देश होली के रंग में रंगा हुआ है। प्रतला में भी हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन और प्रतला से विधायक नैनपाल रावत के आवास पर होली समारोह का आयोजन किया गया। विधायक नैनपाल रावत ने अपने परिवारजनों के साथ होली खेली और जमकर डांस भी किया। नैनपाल रावत का वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो होली की मस्ती में डूबे ढोल बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो शाम में बड़ी संख्या में महिलाएं होलिका की पूजा करने के लिए पहुंची। जल और गोबर से बनाई गई मालाएं होली पर अर्पित की गई। महिलाओं का कहना था कि होली का पवित्र त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, साथ ही पूजा अर्चना भी कर रही है। सिरसा में होली के मौके पर कई स्थानों पर होलिका स्थापित की गई। महिलाओं ने घरों में पकवान बनाकर और गोबर के बने बड़कूलों से होली का पूजन कर सुख समृद्धि की कामना की। होली पर्व को लेकर शहर के मुख्य चौराहों पर दोपहर पूजा अर्चना के साथ प्रहलाद भगत और होलिका स्थापित की गई। महिलाएं सीमा और कनिका ने बताया कि होलिका स्थापित की गई है। वहां पर घर में बने पकवान के साथ बड़कूले ले जाकर पूजा अर्चना व होलिका पर चढ़ाए। बाद में कच्चे सूत और मोली के साथ होलिका की परिक्रमा कर घर में सुख समृद्धि की कामना की। प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटों में 1383 नए मामलों की पुष्टि हुई, जिनमें से गुरुग्राम में 245, फरीदाबाद में 85, सोनीपत में 39 और हिसार में 21 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अंबाला में 166 और करनाल में 220 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 2,86,327 पहुंच चुके हैं। वहीं अब तक 2,74,785 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। फतेहाबाद में कोरोना संक्रमण के रविवार को 25 नए मामले सामने आए, जिसके साथ एक्टिव केसों की संख्या 247 हो गई। बता दें कि 25 नए मामले में फतेहाबाद, टोहाना और गुना के 11 छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। होली के त्योहार में सिरसा के बाजारों में इस बार पहले जैसी चहल पहल नहीं है। कोरोना के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद कारोबारियों ने होली के दौरान अच्छी कमाई की उम्मीद रखी थी।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद यहां के बाजारों से लोगों ने दूरी बना ली है। बाजार में नई तरह की पिचकारियां भी मौजूद है, लेकिन इनके लिए खरीदार सिर्फ नाम मात्र के हैं। यही वजह है कि दुकानदारों पर काम नहीं है, जिससे दुकानदार मायूस हैं। वैसे तो होली रंगों और खुशियों का त्योहार है, लेकिन इस बार की होली कोरोना की वजह से कुछ अलग है। रादौर में होली के दौरान गुलजार रहने वाले बाजारों में इस बार पहले जैसी चहल पहल नहीं। कोरोना महामारी और सरकार के सार्वजनिक रूप से होली मनाने पर रोक लगाई है, जिसका असर पूरी तरह से बाजारों में देखने को मिल रहा है। बावजूद इसके लोग पारंपरिक तरीके से होली पूजन कर रहे हैं। रादौर में होली पर्व को लेकर पश्चिमी यमुना नहर के पक्का घाट पर लोगों ने आटा, गुड़, दही, जौ आदि से होलिका की पूजा अर्चना कर पारंपरिक तरीके से जल के साथ होलिका की परिक्रमा की। सिरसा जिला पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिले भर में बीती रात नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। उसी के चलते रविवार को सिरसा के हर चौक पर पुलिस प्रशासन द्वारा नाका लगाया गया। नाइट डोमिनेशन के तहत सिरसा के बस स्टैंड पर भी सिविल लाइन थाना द्वारा नाका लगाया गया, जिसमें आने जाने वाले वाहनों को चेक किया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियां ना हो सके। टोहाना के गांव नांगला में ग्रामीणों ने रविवार को इकट्ठे होकर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनके गांव में आकर ग्रामीणों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग को लेकर धरने पर हैं। ऐसे में जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती, तब तक उनका प्रशासन से बहिष्कार रहेगा। इस दौरान उन्होंने सख्त चेतावनी दी है कि बिजली विभाग के कर्मचारी उनके गांव में प्रवेश ना करें, नहीं तो किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। फरीदाबाद में सरकारी काम में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बिना विकास कराए और बिना बिल के लगभग 70 लाख रुपए की पेमेंट करने के मामले में फरीदाबाद के सदर थाने में बीडीओ पूजा शर्मा, उनके भाई और गांव मुजेड़ी की पूर्व सरपंच समेत ग्राम सचिव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। जिला उपायुक्त यशपाल यादव की शिकायत पर यह मामला दर्ज कराया गया है। एसीपी गांव प्रीति सिंह के मुताबिक गांव मुचेड़ी में बिना कोई विकास कार्य के करीब 70 लाख रुपए में ठगी दी गई। मामला सामने आने पर इसकी जांच की एक कमेटी बनाई गई है। कमेटी द्वारा जांच रिपोर्ट आने के बाद जिला उपायुक्त कार्यालय से मामला दर्ज कराने के लिए शिकायत भेजी गई थी। शिकायत के आधार पर करप्शन की धारों में बीडीपीओ पूजा शर्मा समेत उनके भाई ललित मोहन शर्मा, मुजेड़ी की पूर्व सरपंच रानी और निलंबित ग्राम सचिव विजयपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। सोनीपत में गेहूं की कटाई का काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन इस बार हाथ से गेहूं की कटाई करवाना किसानों को महंगा पड़ने वाला है। दरअसल मजदूर प्रति एकड़ 3 क्विंटल 40 किलोग्राम गेहूं प्रति एकड़ की डिमांड कर रहे हैं, जबकि पिछले साल प्रति एकड़ की कटाई के लिए मजदूरों ने किसानों से 2.5 क्विंटल से लेकर 3 क्विंटल गेहूं लिए थे। गौरतलब है कि सोनीपत में इस बार 1,46,000 हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बिजाई की गई है। अंबाला में तेज गति गाड़ी चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस अब खुफिया कैमरों से नजर रख रही है। पुलिस कैमरे के जरिए इन लोगों पर नजर रख चालान काट रही है और उन्हें जागरूक भी किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि जो भी वहां तय स्पीड को पार कर रहा है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस अभियान के कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही गाड़ी में सीट बेल्ट का इस्तेमाल न करने वाले लोगों को भी सीट बेल्ट लगाने और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। होली के पर्व को लेकर पुलिस ने सिरसा में अलर्ट जारी किया है। सिरसा पुलिस अब होली के त्योहारों पर हुड़दंग मचाने वाले लोगों पर विशेष निगरानी रखेगी। सिरसा के डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि होली के त्योहार को लेकर कुछ लोग सड़कों पर हुड़दंग मचाते नजर आ रहे हैं, जिस पर सिरसा पुलिस की विशेष नजर है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस ठोस कार्रवाई करेगी। गुरुग्राम में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर की स्लैब गिर गई, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि धमाके की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने ही फ्लाईओवर की स्लैब गिरने की प्रशासन को सूचना दी। दौलताबाद और बजघेड़ा के बीच बन रहे फ्लाईओवर की स्लैब गिरी है। जाखल की बाजीगर बस्ती में अफीम खेती मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन के नजदीक से गिरफ्तार किया। जिसके बाद मुख्य आरोपी फरार चल रहा है। बहरहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही अफीम के कारोबार से जुड़े दूसरे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है।
फतेहाबाद जिला पुलिस की एंटी नारकोटिक्स ने एक महिला तस्कर को काबू किया है। पुलिस ने महिला के कब्जे से 600 ग्राम अफीम बरामद की। बताया जा रहा है कि महिला मूलतः उत्तर प्रदेश के बरेली की रहने वाली है और गुना में उसका मायका बताया जा रहा है। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी अजैब सिंह ने बताया कि एंटी नारकोटिक्स की टीम रोजाना की गश्त पर थी। इस दौरान भूना के बस स्टैंड के नजदीक उक्त महिला एक प्राइवेट बस से उतरी। वहां पुलिस की मौजूदगी देख महिला घबरा गई और वापसी मुड़ने लगी तो पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान महिला के पास मौजूद एक बैग से 600 ग्राम अफीम बरामद की गई। पानीपत के हलवाई हट्टे पर एक बुजुर्ग दंपति ने उसके घर में घुसकर बदमाशों ने उसके कानों की बाली लूट कर फरार हो गए। मामले को लेकर महिला ने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई थी, तभी बदमाशों ने घर में घुसकर कानों की बालियां ले ली और फरार हो गए, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पानीपत के टीडीआई पुल पर रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मां की मौत के सदमे में नोहरिया बाजार निवासी 30 साल की युवक ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने पर शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। मृतक ने सुसाइड नोट भी लिखा है। सुसाइड नोट में लिखा गया कि वो अपनी इच्छा से आत्महत्या कर रहा है। उसके बैंक अकाउंट और बाकी लाखों रुपए की राशि मां के नाम ट्रस्ट बनाकर समाज सेवा के कार्यों में खर्च की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस साल की तीसरी रेडियो कार्यक्रम मन की बात की, जिसके जरिए देश को संबोधित किया। ये मन की बात कार्यक्रम का 75वां एपिसोड था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जनता की ओर से भेजी गई चिट्ठियों पर चर्चा से की। पीएम ने कोरोना के बीच होली को लेकर भी सलाह दी और कहा कि कोरोना संकट से बचने के लिए दवाई और कड़ाई की जरूरत है। कोरोना संकट के मद्देनजर पीएम मोदी ने पिछले साल उठाए गए कदमों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था, देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था, मगर इस महान देश की महान प्रथा की महाशक्ति का अनुभव देखिए। जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था। दिल्ली से उड़कर वाराणसी जा रहे स्पाइस जेट के विमान में एक शख्स ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर सब लोग हैरान और परेशान हो गए। विमान जब आसमान पर था तब एक शख्स अचानक उठकर विमान के इमरजेंसी गेट तक पहुंच गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। हंगामा करने वाला शख्स गुरुग्राम का रहने वाला गौरव खन्ना बताया जा रहा है। इस अपराधी के बीच जब विमान हवा में उड़ रहा था, तभी किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो अब बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना संकट के बीच 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख का ऐलान कर दिया गया। 1 अप्रैल से अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इस बार यात्रा बालटाल और पहलगाम दोनों रूटों से होगी। यात्री पंजाब नेशनल बैंक के 316 ब्रांच, जम्मू कश्मीर बैंक के 90 ब्रांच और यश बैंक के 40 ब्रांचों में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इस साल 56 दिन की अमरनाथ यात्रा 22 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। भारतीय जीवन बीमा निगम एक बार फिर सरकार के लिए संकट मोचक साबित हुई है। एलआईसी ने रेल विकास निगम में 8.72% हिस्सेदारी खरीद ली। आरबीएनएल में सरकार ने 15% हिस्सेदारी बेचने का ऐलान किया। संयुक्त अरब अमीरात में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर की बुनियाद का काम अगले महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्थान की ओर से अबू धाबी में 45 करोड़ दिरहम की लागत से इस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। अबू धाबी के अबू मुरेखा पर 27 एकड़ के इस मंदिर का क्षेत्र फैला है। प्रोजेक्ट इंजीनियर के मुताबिक बुनियाद के निर्माण का काम फाइनल स्टेज में है, जो ग्राउंड लेवल से 4.5 मीटर ऊपर है। इस फाउंडेशन में 2 सुरंग है। इन सुरंगों के लिए पत्थर भारत से आए हैं। इंडोनेशिया के मकासर शहर में ईस्टर के पवित्र सप्ताह के पहले रविवार को 2 संदिग्ध आत्मघाती हमलावरों ने खुद को एक कैथोलिक चर्च से बाहर बम से उड़ा लिया। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। दक्षिण सुलावेसी के पुलिस प्रवक्ता ई जुल्पान ने एजेंसी को बताया कि विस्फोट के समय सभी लोग सुलावेसी द्वीप पर चर्चा के अंदर मौजूद थे। दुबई में एक पेंटिंग की 45 मिलियन पाउंड में नीलामी हुई है। यह दुनिया के सबसे बड़े कैनवास पेंटिंग पर तैयार किया गया आर्टवर्क है। दरअसल रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसे ब्रिटिश आर्टिस्ट सचा जाफरी ने बनाया है।
ये किसी जीवित शख्स द्वारा बनाई गई पेंटिंग के लिए अब तक की दूसरी सबसे महंगी बोली है। ये पेंटिंग 17,176 स्क्वायर फीट बड़ी है, जो 6 टेनिस कोर्ट के बराबर की जगह है। पेंटिंग को दुबई में स्थित अटलांटिस होटल के बॉलरूम फ्लोर पर एक बड़े कैनवास पर पेंट किया गया। श्रेयसी सिंह, राजेश्वरी कुमारी और मनीषा कीर की भारतीय टिकड़ी ने ISSF निशानेबाजी विश्व कप के अंतिम दिन महिला टीम स्पर्धा के फाइनल में कजाकिस्तान को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ भारत के टूर्नामेंट में स्वर्ण पदकों की संख्या 14 हो गई है। फाइनल में अनुभवी श्रेयसी और मनीषा की काफी कम शॉट निशाने से चूकी और उनकी प्रतिद्वंदी उनके सामने काफी फीकी साबित हुई। IPL 2021 के शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इस बीच BCCI ने IPL के नियमों में बड़ा फेरबदल करते हुए सॉफ्ट सिग्नल के नियम को हटा दिया है। साथ ही अब थर्ड एम्पायर मैदानी एम्पायर के नो बॉल और शॉर्ट रन के निर्णय को भी बदल सकेंगे। गौरतलब है कि इंग्लैंड के भारत T20 सीरीज में सॉफ्ट सिग्नल को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद कप्तान विराट कोहली ने इस नियम पर सवाल उठाए थे। IPL के 14वें सीजन के लिए मुंबई इंडियंस की नई जींस लॉन्च हुई है। 5 बार IPL का खिताब जीतने वाले मुंबई इंडियंस ने सोशल मीडिया पर नई जर्सी का भी जारी किया है। फ्रेंचाइजी की नई जर्सी में ब्लू और गोल्डन कलर्स पर ज्यादा जोर दिया गया है। मुंबई इंडियंस के पास 2021 के सीजन में इतिहास रचने का मौका भी होगा। इसके पास लगातार तीसरी बार IPL की ट्रॉफी पर कब्जा करने का मौका है। टीम इंडिया के पूर्व ऑलराउंडर यूसुफ पठान की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यूसुफ पठान कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। पूर्व ऑलराउंडर ने शनिवार को ट्वीट कर अपने संक्रमण होने की जानकारी दी। यूसुफ पठान ने अपने संपर्क में आए लोगों को जांच कराने की अपील की। उन्होंने एक ट्वीट में बताया कि उन्हें हल्के लक्षण थे, जिसके बाद उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया, जिसमें वो पॉजिटिव पाए। भारतीय फुटबॉल टीम ने दूसरे हाफ में शानदार वापसी कर दुबई में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में ओमान को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। भारत ने 42 मिनट में गोल गंवा दिया, तब चिंगलेनसना सिंह ने गोल बचाने के प्रयास में आत्मघाती गोल कर दिया था। मनवीर सिंह ने 55 मिनट में बराबरी का गोल किया, जिससे भारत कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच को ड्रॉ करवाने में सफल रहा। एक्ट्रेस तापसी पन्नू को फिल्म थप्पड़ के लिए फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। तापसी ने सोशल मीडिया पर अपने किरदार अमृता का शुक्रिया अदा करते हुए उस ट्रॉफी को स्वीकार किया। उन्होंने लिखा है, सम्मान और खुशी अमृता को दिल से शुक्रिया। तापसी को जब से इस फिल्म के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है। वैसे थप्पड़ को बेस्ट फिल्म कैटेगरी में भी विजेता बताया गया। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने ऐलान किया है कि उनके आने वाले फिल्म सर्कस की शूटिंग पूरी होने वाली है। इस बात की जानकारी रोहित ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर के जरिए दी। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की लोकप्रिय सिंगर रेणुका पवार एक के बाद एक नए गाने रिलीज कर रही है। 2-3 दिन पहले परांदा सॉन्ग यूट्यूब पर रिलीज हुआ था। लोगों को ये गाना भी खूब पसंद आ रहा है। गाने की वीडियो में अनीशा पांडे और रेणुका हरियाणवी सूट में नजर आ रही है। गाने पर अब तक 13 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बता दें कि हाल ही में रेणुका पवार का एक और गाना रेल में धक्के लागे से रिलीज हुआ था। इस गाने पर अभी 24 लाख व्यूज आ चुके हैं।